हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये हमारे डीप लर्निंग प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 5 है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में। अगर आपने मेरी थर्ड और फोर्थ वीडियो देखी है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि एक एक्टिवेशन फंक्शन होता क्या है और कैसे ये एक परसेप्ट्रॉन या न्यूरल नेटवर्क में एक अपना रोल प्ले करता है नॉन लीनियरिटी लाने के लिए। तो इसके बारे में हमने बात कर ली थी। इस वीडियो में हम मेनली एक्टिवेशन फंक्शंस के टाइप को समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, पर मेनली हम 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि आप डेली न्यूरल नेटवर्क में देखेंगे। तो उनके बारे में हम समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी इन वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको बेसिकली दो चीज़ें आनी चाहिए। पहला तो ये कि आपको मेरी जो लास्ट दो वीडियोस हैं उनको देखना ज़रूर है, क्योंकि उसमें ही हमने परसेप्ट्रॉन के बारे में बेसिकली बात करी है कि परसेप्ट्रॉन होता क्या है और कैसे इसके अंदर एक्टिवेशन फंक्शन अपना रोल प्ले करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाएंगे। और दूसरा, मैथ्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली कोई भी एक एल्गोरिदम या परसेप्ट्रॉन खुद भी या एक्टिवेशन फंक्शन, ये सारे के सारे मैथ्स ही हैं। सिंपल एक फॉर्मूला है जिसको कुछ इनपुट दो तो कुछ वो आउटपुट देते हैं। तो मैथ्स आपको आनी चाहिए। जितनी अच्छी आपको मैथ्स आएगी उतनी इजीली आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए फिर इस वीडियो में मेनली जो 5 तरीके के एक्टिवेशन फंक्शंस को हम समझने की कोशिश करेंगे वो है रेलो, लीकी रेलो, सिग्मॉइड, 10H और सॉफ्टमैक्स। ये हम बेसिकली 5 तरह के एक्टिवेशन फंक्शंस हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। और यही 5 तरह के एक्टिवेशन फंक्शन जनरली 90% न्यूरल नेटवर्क में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने इनको समझ लिया तो 90% काम तो आपका हो गया। तो चलिए अब आ एक्टिवेशन फंक्शन समझने के लिए पहले आपको मैं हल्का-फुल्का आइडिया दे देता हूँ कि एक्टिवेशन फंक्शंस कहाँ पे आते हैं। अगर किसी बंदे ने मेरी लास्ट 2 वीडियो नहीं देखी तो वो थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाएगा फिर। तो हमने न्यूरल नेटवर्क के बारे में बात करी थी कि न्यूरल नेटवर्क है क्या बेसिकली। तो न्यूरल नेटवर्क और कुछ नहीं, एक तरह का एल्गोरिदम है जिसमें हमने मैथ्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। एक एल्गोरिदम है जो कि क्या करता है, इनपुट लेता है, इनपुट में से पैटर्न को क्या करता है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करने के बाद एक आउटपुट दे पाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको अगर एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाना है, क्लासिफिकेशन सिस्टम आप समझ पाएंगे कि मान लो आपको एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाना है जिसमें आप इमेज को क्लासिफाई करना चाहते हैं कि कोई भी इमेज डॉग की है या फिर कैट की है या फिर मान लेते हैं लॉयन की है। तो आप इमेज क्लासिफायर बनाना चाह रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करेंगे कि आप इस न्यूरल नेटवर्क को इमेज दिखाएंगे, किसकी, मल्टीपल इमेज दिखाएंगे, किसकी, डॉग्स की भी, कैट्स की भी और लॉयन की भी। इस तरीके से आप इसको ट्रेन करेंगे। अब ये ट्रेन होता कैसे है, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत बात किया हुआ है ऊपर ऊपर से कि एक्चुअली डीप न्यूरल नेटवर्क की 3 लेयर होती हैं। एक होती है इनपुट लेयर जो कि डाटा को रिसीव करती है। तो यहाँ पे जो भी इमेजेस हैं डॉग्स की या कैट्स की या लॉयन की, उनको रिसीव करने का काम किसका है, इनपुट लेयर का है। इनपुट लेयर उसके बाद इस पूरे डाटा को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके पहुंचा देते हैं किसके पास, हिडन लेयर के पास। जो आपको ये बीच में बहुत सारी लेयर्स दिख रही हैं, ये हिडन लेयर बोलते हैं इनको। और यही मेनली ब्रेन होता है किसी भी न्यूरल नेटवर्क का, क्योंकि यही पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है, कॉमन पॉइंट ढूंढता है जिसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन हो पाए। तो ये आप बोल सकते हैं बेसिकली ब्रेन है। उसके बाद जैसे ही हिडन लेयर अपने सारे पैटर्न को खोज देती है, ये हिडन लेयर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर देती है किसको, आउटपुट लेयर को। ये आपकी लास्ट में आउटपुट लेयर, और ये आउटपुट लेयर आपको मैसेज दिखाते हैं कि क्या पैटर्न आइडेंटिफाई करके जो इमेज आई है वो किसकी है। ठीक है, डॉग्स की है, कैट की, लाइन की। तो बेसिकली इस तरीके से एक न्यूरल नेटवर्क काम करता है। इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत बात करी है, बाकी फ्यूचर में हम और इसको समझेंगे। बाकी जो मेरे को कनेक्ट करना है वो ये है कि हमने ये पढ़ा था कि एक न्यूरल नेटवर्क के ये जो छोटे-छोटे यूनिट्स हैं, ये जो छोटे-छोटे यूनिट्स हैं, इन्हीं यूनिट्स को क्या बोला जाता है, परसेप्ट्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परसेप्ट्रॉन्स बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली परसेप्ट्रॉन बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। आपने अगर 9th की बायोलॉजी पढ़ी है तो उसमें एक था, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यू। मतलब जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यू, तो टिश्यू हमारे किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। वैसे ही यहाँ पे जो हमारा पूरा न्यूरल नेटवर्क बना हुआ है किससे बना हुआ है, परसेप्ट्रॉन से बना हुआ है। ये जितने भी आपको ये गोले दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली परसेप्ट्रॉन्स ही हैं। अब यहाँ पे मैं एक और चीज बोलूंगा कि परसेप्ट्रॉन एक्चुअली में इस गोले जैसे नहीं दिखते, और न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली में ऐसा नहीं दिखता। ठीक है, ये बस डायग्रामेटिकली दिखाने का तरीका है। ठीक है, एक्चुअली में जो हमारा परसेप्ट्रॉन है या फिर न्यूरल नेटवर्क है वो दोनों के दोनों मैथमेटिकल फॉर्मूलास है। ठीक है, एल्गोरिदम है। ठीक है, उनको बस रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है क्योंकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है और समझने में थोड़ा आसान रहता है। चलो वो फॉर्मूलास है। ठीक है, तो हमने जो बात करी वो ये कि न्यूरल नेटवर्क की हर एक बिल्डिंग ब्लॉक को परसेप्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, इस परसेप्ट्रॉन को समझते हैं, उसके बाद हम एक्टिवेशन फंक्शन पे आएंगे।
तो ये आपका बेसिकली एक परसेप्ट्रॉन है। यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये बेसिकली आपका एक परसेप्ट्रॉन है, मतलब आप इसको ले लो या इसको ले लो या इसको ले लो, ये इनमें से कोई सा भी ले लो, ये यही है। परसेप्ट्रॉन करता क्या है? परसेप्ट्रॉन में एक होती है इनपुट लेयर, ये आपको दिख रही है इनपुट लेयर। तो इनपुट लेयर का मतलब होता है जो मैसेज को क्या करेगा, रिसीव करेगा, मैसेज को रिसीव करने का काम करेगा। ठीक है, मैसेज कैसा कैसा भी हो सकता है, जो आप बेसिकली आप एल्गोरिदम से क्या कराना चाह रहे हैं। अगर आप ऑडियो को ट्रेन कराना चाह रहे हो तो मैसेज ऑडियो हो सकता है। अगर आप इमेज क्लासिफिकेशन बनाना चाहते हो तो इमेजेस हो सकता है। ठीक है, बेसिकली आप किस तरीके से उसको ट्रेन कराना चाह रहे हैं, तो वही इनपुट्स कहलाते हैं। और अगर मैं लास्ट वीडियो से कनेक्ट करके बताऊं, तो हमने बात करी थी, अगर मैं मान लो कि एक क्लासीफायर बनाना चाह रहा हूँ, 3 कॉलम होंगे जिसमें जिसमें अब इसमें पहला कॉलम होगा स्टडी आवर्स कि बच्चा कितने घंटे पढ़ा, दूसरा होगा स्लीप आवर्स, बच्चा कितने घंटे सोया, और यहाँ पे कितने वो पास हो पाया या नहीं हो पाया, पास हो गया या फेल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे 3 कॉलम है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ना, स्टडी आवर्स और स्लीप आवर्स, इन्हीं को हम इनपुट्स बोलते हैं। और इन्हीं इनपुट्स को लेके परसेप्ट्रॉन प्रिडिक्ट कर पाता है कि कोई बच्चा पास होगा या फेल होगा। तो ओवरऑल ओवरऑल बात यही है कि ये जो इनपुट्स है ना, ये आपके यही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ। अगर आप इमेज क्लासिफिकेशन बनाना चाह रहे थे तो आपकी इमेजेस होती। ठीक है, यहाँ पे तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हो गए इनपुट्स। उसके बाद जो अगली लेयर आती है वेट्स की। वेट्स इसके बारे में हमने बात करी थी कि जो वेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली हर एक कॉलम को एक इंपॉर्टेंस देते हैं। क्या देते हैं? एक इंपॉर्टेंस। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम होता है उसके वेट को वो बढ़ा देते हैं, और जो कम इंपॉर्टेंट होता है उसके वेट को वो घटा देते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी लास्ट 2 वीडियो जरूर देखें, उसमें हमने डिटेल में बात करी है हर स्टेप के बारे में। अब मैं इस वीडियो में दोबारा समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपको लास्ट 2 वीडियोस वॉच करनी चाहिए। तो बेसिकली क्या करता था कि अगर आपका ये इनपुट कॉलम से ये x1 हो गया और हमारा जो स्लीप आ रहा है वो x2 हो गया, तो इन x1 और x2 के साथ एक वेट को मल्टीप्लाई करता था, w1 और w2। और ये w1 और w2 परसेप्ट्रॉन खुद से डिसाइड करता था। हम इसमें कोई रोल प्ले नहीं करते थे, परसेप्ट्रॉन खुद से कॉलम को देख के कि कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है एक वेट असाइन करता था। उसके बाद जो तीसरा होता था, यहाँ पे आता था वेटेड सम वाला। वेटेड सम का मतलब है कि जो भी आपके इनपुट कॉलम्स है और जो आपके वेट है उनके मल्टीपल्स को सम कर देना, प्लस कर देना, ये आपका हो गया वेटेड। वेटेड वेटेड सम। ठीक है, इसको वेटेड सम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये वेटेड सम में हम एक और चीज ऐड करते हैं जिसको बोलते थे हम बायस। क्या बोलते थे हम इसको? बायस, जिसको हम बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो आपका जो यहाँ पे जो फॉर्मूला पहुंचेगा वो ये हो गया x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस बायस। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पहुंचने वाला है। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली है। इसको मैं फिर से इरेज करूंगा तो फिर सारा डाटा उड़ जाएगा, 1 मिनट पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, एक बार इरेज ही कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमारे इस इनपुट फंक्शन तक कौन सा वाला डाटा पहुंच गया, सॉरी इस गोले तक क्या पहुंच गया हमारा, x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस बायस। अब आप अगर थोड़ा भी दिमाग लगा पा रहे हैं ना, तो ये बेसिकली एक नंबर होने वाला है। क्यों होने वाला है नंबर? क्योंकि x1 नंबर होगा यहाँ पे। x1 याद है ना, स्टडी आवर्स, और x2 स्लीप आवर्स। तो स्टडी आवर्स नंबर ही तो होगा, 4 घंटे 5 घंटे। यहाँ पे एक नंबर होगा, वेट भी एक नंबर होगा 1 2 3, x2 भी एक नंबर होगा, बाईस w2 भी एक नंबर, 22 भी नंबर। सारे नंबर को प्लस मल्टीप्लाई जो भी आप कैलकुलेशन करें आएगा एक लास्ट में नंबर ही। तो ये जो नंबर होता है ना यहाँ पे, ये नंबर जाता है आपके एक्टिवेशन फंक्शन पे, यहाँ पे जाता है ये। और इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये एक्टिवेशन फंक्शन कैसे इस डाटा में नॉन लीनियरिटी लाता है। नॉन नॉन लीनियरिटी मैं आपको समझा देता हूँ, नॉन लीनियरिटी होता क्या है। मान लो ये एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होता यहाँ पे, ये एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होता, तो अभी तक जो भी चल रहा है ना, उसका जो कैलकुलेशन यहाँ पे हो ना, वही आपका आउटपुट होता। वही आपका क्या होता? आउटपुट होता। कैसे? जैसे मान लेते हैं हम एक बार फिर से डाटा बनाते हैं, स्लीप आवर्स और स्टडी आवर्स और पास या फेल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक रो बना दूं इसकी, तो मान लेते हैं स्टडी 8 घंटे या सोया 9 घंटे या 10 घंटे कर लेते हैं इसको, इजी रहेगा। तो यहाँ पे वो पास हो गया, क्योंकि इतना पढ़ रहा है तो बच्चा पास होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे को पता है कि x1 क्या होगा मेरे पास 8, x2 क्या होगा हमारे पास 10। हम ये हमको x1 x2 पता चल गया, ये इनपुट्स में चले जाएंगे। इस इनपुट्स में परसेप्ट्रॉन क्या करेगा? परसेप्ट्रॉन खुद से वेट्स को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मान लेता हूँ कि मैं ही परसेप्ट्रॉन हूँ। ठीक है, तो मैंने स्टडी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी तो उसका वेट मैंने 2 कर दिया, और मैंने स्लीप को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी तो उसका वेट मैंने 1 ही रखा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला स्टेप था, ये दो का दूसरा स्टेप। तीसरा क्या था? इसका वेटेड सम करना, मतलब x1 w1 प्लस x2 w2 ये कर देना। तो क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस
10 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपका 8 टू 16, 16 प्लस 10 26 आ जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड फोर्थ स्टेप क्या था, आपको बायस ऐड करना था। ठीक है, फिर से बायस कौन डिसाइड करता है, परसेप्ट्रॉन डिसाइड करता है। हम डिसाइड नहीं करते, परसेप्ट्रॉन डिसाइड करता है। अब क्योंकि मैं खुद को ही परसेप्ट्रॉन मान रहा हूँ, तो मैं मान लेता हूँ फिलहाल से मैं बायस ले ले रहा हूँ। कितना, मैं बायस ले लेता हूँ 4, क्योंकि 30 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अगला स्टेप क्या था, बायस डिसाइड करने का। इसमें बायस ऐड होता था वेट सम में, तो 26 प्लस 4 ये आ जाएगा, और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 30। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बना वो 30। अगर आपका यहाँ पे कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होता ना, तो 30 ही आपका आउटपुट होता। 30 क्या होता है आपका आउटपुट होता। और मेरे ख्याल से आप प्रॉब्लम समझ पा रहे हो कि इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमको क्या प्रेडिक्ट करना था कि बच्चा पास हो गया फेल होगा, पर हमारा आउटपुट क्या रहा है 30। तो अगर थोड़ा भी लॉजिकल ब्रेन लगे तो 30 पास या फेल से कैसे रिलेटेड है, हम कैसे बताएं कि ये पास होगा या फेल होगा। तो हम नहीं बता सकते 30, क्योंकि 30 हमको एक नंबर दिखेगा। तो वो नंबर को देखकर ये डिसाइड करना कि बच्चा पास होगा या फेल होगा किसका काम था, वही काम एक्टिवेशन फंक्शन का था। वही काम किसका था, एक्टिवेशन फंक्शन का था। ठीक है, ये जो एक्टिवेशन फंक्शन को दिख रहा है ना, यही इनपुट को रिसीव करता है। यही क्या करता है, यही इनपुट को रिसीव करता है, और इस इनपुट को रिसीव करने के बाद बेसिकली ये डिसाइड करता है कि क्या करना है उसके साथ। तो बेसिकली इसने क्या किया, आपके डाटा में क्या लिया, नॉन लीनियरिटी लाया। क्या लाया, नॉन लीनियरिटी। नॉन लीनियरिटी का मतलब सिंपल यहाँ पे ये है कि जो आपका नंबर था ना 30, उसको इसने सीधे सीधे नहीं बल्कि घुमा के पास या फेल में कन्वर्ट कर दिया। फिलहाल के लिए आप ये समझे, बाकी नॉन लीनियरिटी मतलब बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन थी उसके लेफ्ट या राइट लिया जाए। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता चला होगा कि स्ट्रेट लाइन के राइट राइट या लेफ्ट कैसे लाता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको एक्टिवेशन फंक्शन की इंपॉर्टेंस समझा दी। एक्टिवेशन फंक्शन करता क्या है, सारे नंबर्स को बेसिकली सारे इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और डिसाइड करता है कि करना क्या है। ठीक है, कैसे कैसे एक्टिवेशन फंक्शन होता है इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले आपका आ गया रेलू, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, अब ये ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन है ना, इसमें केवल दो ही आउटपुट पॉसिबल हैं, दो तरह के आउटपुट पॉसिबल हैं। एक तो हो गया जीरो, और दूसरा हो गया पॉजिटिव नंबर। ये दोनों ही तरह के आउटपुट पॉसिबल, मतलब दो ही तरह के आउटपुट पॉसिबल है। कि अगर आपका जो इनपुट नंबर होगा, अब इनपुट नंबर जब भी मैं बोलूं तो आपको समझ जाना कि जो एक्टिवेशन फंक्शन के पास इनपुट आ रहा है, यहाँ वाला इनपुट नहीं। अगर मैं फ्यूचर में भी इनपुट बोल दूं तो ये वाला इनपुट को मत समझना, बल्कि एक्टिवेशन फंक्शन के पास जो इनपुट आ रहा है। अगर एक्टिवेशन फंक्शन का जो इनपुट है ना वो पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो ये इसको पास कर देगा। तो इसको बोल देगा पास है वो। लेकिन अगर गलती से भी वो नेगेटिव आ गया, तो उस केस में एक्टिवेशन फंक्शन उसको पास नहीं करता, उसको जीरो डिक्लेयर कर देता है। क्या डिक्लेयर कर देता है, जीरो। तो इन शॉर्ट बेसिकली रेलू एक फंक्शन है जो कि किसी भी पॉजिटिव नंबर को क्या करेगा, पास करेगा, और नेगेटिव नंबर को पास नहीं करेगा, उसके बदले वो हमेशा वो जीरो देने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा रखा है कि अगर इनपुट आया आपका -3, तो ये तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसकी जगह वो क्या पास करेगा, जीरो। क्या पास करेगा, जीरो। जीरो की जगह तो खैर जीरो हो गई, बाकी +5 क्या है, ये तो पॉजिटिव है, इसको पास कर देगा। इसको पास कर देगा क्योंकि एक कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये इससे क्या लॉजिक बनता है, क्यों ये जरूरी है, ये चीज हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब मैं आपको न्यूरल नेटवर्क बताऊंगा तो उसमें मे बी आप ज्यादा समझ पाएंगे कि रेलू के इस तरीके से बिहेव करने से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है? इसमें हम केवल फ्लक्चुएशन फ़ंक्शन के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, और थोड़ा बहुत आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी, जैसे ये फ़ॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका बेसिकली रेलू का मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला है कि रेलू क्या करता है, हमेशा 2 नंबर लेता है और दोनों में से देखता है कि कौन-सा बड़ा है, ये 0 बड़ा है या फिर इनपुट बड़ा है। ठीक है, इनपुट बेसिकली ये वाला नंबर। ठीक है, अगर आपका इनपुट नेगेटिव होगा तो वो क्या करेगा, जीरो। और यहाँ पे अगर मान लो नेगेटिव है, -5 है, तो इन दोनों में मैक्स कौन सा, जीरो, तो वो जीरो को पास कर देगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आपने एक पॉजिटिव नंबर दिया 0 और 5, तो अभी आप 5 को पास कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फंक्शन बिहेव करता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब भी जीरो से नंबर छोटा होगा, जीरो के बराबर, तो आउटपुट आएगा जीरो, और जब भी पॉजिटिव होगा तो एक्स आ जाएगा, सीधे सीधे वो नंबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे रे रेलो फंक्शन करता है। अब रेलो फंक्शन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, मेनली हिडन लेयर्स में इस्तेमाल होता है। अब हिडन लेयर मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, हिडन लेयर कौन सा वाला है, ये वाले। इन ये वाले जो परसेप्ट्रॉन है ना, हिडन लेयर में जो परसेप्ट्रॉन है, इन्हीं हिडन लेयर के परसेप्ट्रॉन के अंदर जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है, वहां पे आप रेलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक बार ये ग्राफ भी समझ लेते हैं, ये ग्राफ से आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आएगी। अगर आप देखें ना कि जब भी मैं क्या कर रहा हूँ,
जो इनपुट है वो नेगेटिव रख रहा हूँ, नेगेटिव मतलब -1 -2 -3, हमेशा y की वैल्यू क्या आ रही है 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है उसके लिए y मेरा फिक्स है। y मतलब यहाँ पे आउटपुट है, ठीक है, y मतलब यहाँ पे आउटपुट है। तो किसी भी नेगेटिव इनपुट के लिए x हमारा यहाँ पे इनपुट है, y यहाँ पे हमारा आउटपुट है, y हमारा पर आउटपुट है। तो किसी भी इनपुट के लिए y हमेशा 0 है। लेकिन जैसे ही आपने 0 को क्रॉस किया तो आप पॉजिटिव में चले गए। अब आपका अगर x1 है तो y भी 1 है, x2 है तो y भी 2 है, x3 है तो y भी 3 है। मतलब ये पॉजिटिव नंबर को पास कर रहा है। इस तरीके से बेसिकली एक लाइन बना दे रहा है। इसको क्या बोलते थे हम? पॉजिटिव स्लोप बोलते थे। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन टाइप का कुछ बोलते थे ना इसको, ठीक है। तो इस तरीके से रेलू बिहेव करता है। अब रेलू में ना एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है। क्या रेलू में प्रॉब्लम आती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी नेगेटिव नंबर के लिए ये हमेशा क्या देगा? 0 देगा। हमेशा क्या देगा? 0 देगा। अब मान लेते हैं कि इसमें ना 1 2 3 4 5 एक्टिवेशन फंक्शन है। 5 में से ना 4, सॉरी 5 परसेप्ट्रॉन है। मैंने गलत बोल दिया। इसको करेक्ट कर लेना दोबारा से कि यहाँ पे हमारे 5 परसेप्ट्रॉन है। 5 परसेप्ट्रॉन का मतलब हर एक परसेप्ट्रॉन में एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है। तो 5 परसेप्ट्रॉन में 5 एक्टिवेशन फंक्शन होंगे। ठीक है? इसके अंदर 5 एक्टिवेशन फंक्शन होंगे। ठीक है? तो अब मान लेते हैं ना ये जो 5 परसेप्ट्रॉन है ना, इसके अंदर 4 परसेप्ट्रॉन में जो इनपुट्स गए ना, वो नेगेटिव गए, नेगेटिव गए। ठीक है? तो वही नेगेटिव नंबर एक्टिवेशन फंक्शन को भी मिलेंगे। किसी तरीके से मान लो कि जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसको नेगेटिव इनपुट मिले। तो अब नेगेटिव इनपुट मिलने की वजह से इनका जो आउटपुट आएगा, इन चारों के चारों परसेप्ट्रॉन का जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी परसेप्ट्रॉन मतलब कोई भी परसेप्ट्रॉन द्वारा से कोई भी परसेप्ट्रॉन जिसके अंदर एक्टिवेशन फंक्शन है, कौन-सा वाला? एक्टिवेशन फंक्शन कौन-सा वाला? रेलू। उसको जब भी आप क्या दोगे? नेगेटिव वैल्यू दोगे। इसको मैं ऊपर बता देता तो ज़्यादा बेटर रहता। रुको, यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे अगर ये परसेप्ट्रॉन है, ठीक है? परसेप्ट्रॉन है और इसको अगर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो ये क्या कर देगा? उसको 0 बोल देगा क्योंकि इसमें जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो कौन-सा वाला है? रेलू वाला है, ReLU वाला है, ठीक है? समझ में आया? तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो ये 4 परसेप्ट्रॉन है ना, ये आउटपुट देंगे क्या? 0 0 0 0, क्योंकि इन चारों को ही जो इनपुट मिल रहे हैं वो नेगेटिव मिल रहे हैं, ठीक है? अब आप इससे प्रॉब्लम समझ सकते हो। अगर इनको 0 मिले, तो यही 0 इन्फॉर्मेशन ये शेयर करने वाले हैं अगले परसेप्ट्रॉन से। तो ये भी क्या देंगे? जब इनपुट इनका 0 होगा तो आउटपुट भी क्या देंगे? 0 देंगे। तो मतलब अब यहाँ से 0 0 0 0 0 आउटपुट भी क्या आएगा? 0 0 0 0 0। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि अगर आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इनपुट्स हो गए, तो इन्फॉर्मेशन तो क्या हो जाएगी? हमेशा 0 हो जाएगी। तो हमारा जो हिडन लेयर होगी ना, वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को गैदर नहीं कर पाएगी उस केस में, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे न्यूरॉन्स ना आपके डेड हो चुके हैं। अब न्यूरॉन्स का मतलब बेसिकली परसेप्ट्रॉन ही है, ध्यान रखना है। अगर आपने मेरी लास्ट 2 वीडियो देखी तो आपको समझ में आएगा कि न्यूरॉन्स का मतलब परसेप्ट्रॉन ही है। बहुत सारे आपके परसेप्ट्रॉन है ना, वो पैटर्न को लर्न ही नहीं कर पाएँगे क्योंकि आपने उनको प्रॉपर इनपुट ही सप्लाई नहीं किए हैं, वो 0 हो गए हैं सारे के सारे, ठीक है? तो ये रेलू की प्रॉब्लम होती है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारा आता है लीकी रेलू, ठीक है? इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक रिकैप ले लेते हैं, ठीक है? जनरली कि जो हमारा फ़ॉर्मूला था वो रेलू था। इस सॉरी जो हम पढ़ रहे थे रेलू के बारे में पढ़ रहे थे, इसका फ़ॉर्मूला क्या था? मैक्स कि 0 या x में से जो मैक्सिमम नंबर है उसको ये आउटपुट देता है। इसकी रेंज कहाँ होगी? मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी, 0 से नेगेटिव तो कभी जाएगा नहीं। मैक्सिमम वैल्यू कितनी भी हो सकती है। नॉन लीनियरिटी लाता है? बिल्कुल लाता है। नॉन लीनियरिटी कैसे लाता है? अगर आपने जो पॉजिटिव इनपुट दिया तो फिर तो पॉजिटिव करेगा। तो यहाँ तो नॉन लीनियरिटी नहीं है, लेकिन आपने अगर नेगेटिव दिया तो उसको 0 कर देगा। यहाँ पे इसने नॉन लीनियरिटी लिए आया ये, मतलब इसने लाइन से अलग हट के सोचा, ठीक है? एक तरह से स्पीड इसकी बहुत फास्ट स्पीड होती है, कोई कैलकुलेशन ज़्यादा करनी नहीं है, 2 ही नंबर को कंपेयर करना है, एक आउटपुट दे देना है, ठीक है? प्रॉब्लम है डाइंग वैल्यू, अगर बहुत सारे परसेप्ट्रॉन को नेगेटिव मिल गया एक्टिवेशन फंक्शन को, तो वो 0 देने लग जाएँगे। इस वजह से प्रॉब्लम होगी। और आपने अभी ग्रेडिएंट डिसेंट के बारे में पढ़ा नहीं है, मतलब बैक प्रोपगेशन के बारे में भी नहीं पढ़ा, तो ये जो 0 होता है ना, ये उस क्या बोलते हैं, वेट्स एंड बायसेस को ट्रेन करने के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक होता है। इसके बारे में फ्यूचर में कभी बात करेंगे, ठीक है? कहाँ पे इस्तेमाल होता है? हिडन लेयर्स में इस्तेमाल होता है। तो चलो लीकी रेलो में चलते हैं कि लीकी रेलो हमारा कैसे डाइंग रेलो वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बहुत सिंपल एक आंसर है इसका कि वो नेगेटिव नंबर के लिए ना 0 नहीं करता, बल्कि उसको मल्टीप्लाई कर देता है एक छोटे से कांस्टेंट से। किससे मल्टीप्लाई कर देता है? छोटे से कांस्टेंट से। और वो कांस्टेंट क्या है? बेसिकली 0.01। हालाँकि ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप कांस्टेंट लेना चाहते हैं, पर जनरली हम 0.01 लेते हैं कांस्टेंट। अब ये कैसे हमारी हेल्प करता है? यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, जैसे मान लेते हैं आपका इनपुट है -5, ठीक है? अगर यहाँ पे रेलू होता, रेलू, तो वो 5 -5 लेता और 0 दे देता। पर लीकी रेलू ये काम नहीं करेगा। लीकी रेलू क्या बोलेगा? लीकी रेलू चेक करेगा कि 0 से छोटा है? हाँ, छोटा है। तो उसके बाद ना वो 0 देने के बजाय इसी -5 को मल्टीप्लाई कर देगा 0.01 से। किससे मल्टीप्लाई कर देगा?
0.01 से, जिसकी वजह से आपका जो आउटपुट आएगा वो 0 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, बहुत ही कम आएगा। तो यहाँ पे जो रेलू करना चाह रहा था, काम तो वही हो रहा है। रेलू क्या करना चाहता था कि केवल पॉजिटिव को क्या करो, केवल पॉजिटिव को पास करो, नेगेटिव वाले को पास मत करो, नेगेटिव वाले को पास मत करो, ये रेलू करना चाहता था। लेकिन लीकी रेलू क्या बोलता है, लीकी रेलू बोलता है कि पॉजिटिव को मैं पूरा पास होने दूंगा, जितना पास होना चाहे पॉजिटिव पास हो सकते हैं, लेकिन कोई भी नेगेटिव को मैं कंप्लीटली पास नहीं होने दूंगा, लेकिन जीरो भी नहीं करूंगा, मैं उसकी वैल्यू को बहुत कम कर दूंगा। ये लीकी रेलू बोलता है। ठीक है, लीकी रेलू सिंपल, जीरो नहीं करता, नेगेटिव वैल्यूज की वैल्यू को बहुत ज्यादा डाउन कर देता है, कम कर देता है। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, अगर -2 होगा तो -2 की जगह जीरो नहीं भेजेगा। ठीक है, लीकेरेलू क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देगा और बहुत ही ज्यादा कम कर देगा। और पॉजिटिव के केस में तो आप देख सकते हो, 1 था तो 1 भेज दिया, 3 था तो 3 भेज दिया, 7 था तो 7 भेज दिया। तो इस तरीके से जो अब तक जीरो वाली प्रॉब्लम आ रही थी ना, जिसकी वजह से बहुत सारे परसेप्ट्रॉन डेड हो जाते थे, वो प्रॉब्लम लीकेरेलू सॉल्व कर देता है। और अगर आपका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ आपको समझ में आएगा कि ये जो ब्लू वाला लाइन है ना, ये तो आपकी रेलू की है, जो हमेशा जीरो ही देती है, लेकिन जो ऑरेंज वाली लाइन है, ये लीकी रेलू की है। और आपको दिख रहा होगा कि पॉजिटिव के लिए तो ये लाइन एकदम बराबर बढ़ रही है, यहाँ से बराबर है, मतलब बेसिकली 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, जितना इनपुट दिया उतना ही आउटपुट मिल रहा है। फिर से x हमारा यहाँ पे इनपुट है, y हमारा यहाँ पे आउटपुट है, ये बार बार आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यूज है ना, उसके लिए स्लोप किसकी तरफ टिल्टेड है, x एक्सिस की तरफ टिल्टेड है। इसका मतलब क्या है कि आप x इनपुट कितना भी दें, वाई जो आउटपुट है वो आउटपुट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है, मतलब बेसिकली आउटपुट को ये बहुत ज्यादा डिमिनिश कर देता है। ठीक है, आपको मैथमेटिक्स आती है तो आप इजीली समझ जाएंगे इसको कि ये मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से लीकी रेलू प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और फिर से यहाँ पे आपको मैं ये समझाऊंगा कि जो लीकी रेलू था वो आपका यही इसी परसेप्ट्रॉन से रिलेटेड है। मतलब मैंने ये डायग्राम पता नहीं क्यों लिखा है, मतलब समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो आपका ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है, अगर ये लीकी रेलू होगा, क्या होगा, लीकी रेलू, तो उस केस में क्या होगा कि अगर यहाँ पे आपके इनपुट पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके अगर नेगेटिव होंगे, नेगेटिव, तो यहाँ पे वो नेगेटिव नंबर किससे मल्टीप्लाई करेगा, एक्टिवेशन 0.01 से मल्टीप्लाई करके भेजेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे 100 था प्लस का, तो 100 ही रिसीव होगा। लेकिन अगर आपका माइनस का 100 था, तो -100 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो इससे हटाओगे तो दो जो कटेगा, 1 आएगा माइनस का, सिंपल। ठीक है, तो इसने नेगेटिव को तो बहुत ज्यादा डिमिनिश कर दिया। तो यही लीकी रिलू करता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा लीकी रिलू के बारे में, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्स, अल्फा एक्स एक्स में से ये देखता है कि अल्फा एक्स बढ़िया है या एक्स बड़ा है। ठीक है, अल्फा एक्स बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा, नेगेटिव वाला नंबर, उसमें जो अल्फा था हमारा 0.01 था, कांस्टेंट, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, हमेशा इसका जो लीक मतलब जो वैल्यू होती है वो 0.01 ही लेते हैं। रेंज कहीं से कहीं तक भी हो सकती है, पॉजिटिव दोगे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव में उतना नेगेटिव तो नहीं होती, लेकिन जनरली इन्फिनिटी तक तो जा ही सकती है। मान लो आपने नेगेटिव नंबर दे दिया उसको, अब नेगेटिव आप देते गए बहुत बड़ा नंबर दे दिया, तो जो आउटपुट होगा वो 0.01, मतलब दो जीरो ही तो कम होगा, तो वो भी इन्फिनिट हो सकता है। ठीक है, इसलिए -1 इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। नॉन लिनियरिटी बिल्कुल ला रहा है, आप देख रहे हो कि इसको क्या करता है, लेफ्ट या राइट में शिफ्ट कर सकता है डाटा को। अब तक अगर इसको 30 मिल रहा था, ठीक है, 30 को तो 30 रख रहा है, लेकिन अगर -30 मिल रहा है तो उसकी वैल्यू को ये डाउनग्रेड कर दे रहा है। ठीक है, 0.03 कर दे रहा है। तो इस तरीके से नॉन लिनियरिटी तो ये ला रहा है। ठीक है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, फिर से वही हिडन लेयर्स में इस्तेमाल होता है, पैटर्न को खोजने के लिए। वहां पे यूज होता है जहां पे ली की सॉरी जहां पे रेलू काम नहीं आ पाता, वहां पे ली के रेलू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो अगले एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड। ये तो जनरली आपको बहुत जगह दिखने वाला है, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, और ये जनरली यूज होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम में। कहाँ पे इस्तेमाल होता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम। अब बाइनरी क्लासिफिकेशन मैंने आपको पहले पढ़ाया है शायद। बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है जिसके केवल दो ही आउटपुट्स पॉसिबल हैं, यस या नो वाले, यस या नो वाले। बेसिकली बच्चा पास होगा या फेल होगा, दो आउटपुट हैं। ठीक है, कोई मेल है या फीमेल है, दो आउटपुट हैं। ठीक है, कोई जिंदा है या बचा हुआ है, ये दो आउटपुट हैं। तो जिसमें भी दो आउटपुट होते हैं उसको बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम में सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन आपको जनरली दिखने को मिलेगा। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला होता है सिग्मॉइड का। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर एक परसेप्ट्रॉन है तो आपको बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ना हम डिसाइड करना चाह रहे हैं, वही डाटा उठा लेते हैं। ठीक है, वही वाला स्टडी आवर्स वाला, यहाँ पे स्टडी है, यहाँ पे स्लीप है, यहाँ पे बच्चा पास है या नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आप इनपुट दोगे, जैसे मान लो 8 और 10 हो गया, 8 घंटे पढ़ा और 10 घंटे सोया। तो यहाँ से एक इनपुट, अच्छा ये दोनों को हटा देते हैं क्योंकि दो ही इनपुट है हमारे पास। तो हम बेसिकली एक को 8 पास कर देंगे, एक को 10 पास कर देंगे, है ना। उसके बाद परसेप्ट्रॉन वेट डिसाइड करेगा। मान लेते हैं पढ़ाई को उसने ज्यादा वेटेज दिया, 4 दे दिया, स्लीप को उसने वेटेज दिया ही नहीं, 4।
1। अब यहाँ पे क्या होता था, वेटेड सम होता था। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 32 होता है। 10 को 1 से 10 हो जाए 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, 42 बन जाएगा। और इस 42 में एक बायस ऐड करेंगे। अब बायस भी परसेप्ट्रॉन खुद से करता है, लेकिन फिलहाल मैं मान लेता हूँ 8 हो गया ताकि 50 हो जाए नंबर, मैंने माना है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है होने को, तो परसेप्ट्रॉन कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे अब एक्टिवेशन फंक्शन को क्या मिला, 50। इस 50 को देख के ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है, इसको डिसाइड करना है कि बच्चा पास होगा या फेल होगा। समझ में आया आपको कि इसके पास 50 आया है। अब ये 50 ना तो स्लीप है ना स्टडी है, इसका निचोड़ है, बेसिकली एक नंबर है। इस नंबर को देख के इस एक्टिवेशन फंक्शन को डिसाइड करना है कि बच्चा पास है या फेल है। ध्यान सुनना, अगर अगर ये एक्टिवेशन फंक्शन आपका सिग्मॉइड है, सिग्मॉइड जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो ये इस 50 को रिसीव करेगा, और 50 को रिसीव करने के बाद ना आउटपुट में एक प्रोबेबिलिटी दे देगा। क्या दे देगा, प्रोबेबिलिटी दे देगा पास या फेल होने की। ये ध्यान रखना, क्या देगा, पास या फेल होने की प्रोबेबिलिटी देगा। कभी भी ये कंप्लीट आंसर नहीं देगा। सिग्मॉइड कभी भी कंप्लीट आंसर नहीं देता है कि बच्चा पास होगा या फेल होगा, ये प्रोबेबिलिटी देता है पास होने की। मान लो कि 0.80% इसने बोल दिया पास होने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको खुद भी नहीं पता कि 100% चांस है या नहीं है, लेकिन कि उसने 80% बोला है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि बच्चा पास होगा। अब ये भी अगर आप इन डेप्थ जाएं तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या थ्रेशोल्ड लेना चाहते हैं पास होने का, क्राइटेरिया का। अगर आपने थ्रेशोल्ड रखा है कि अगर 30 से ऊपर हो प्रोबेबिलिटी तो मैं पास डिक्लेयर कर दूंगा, तो उस केस में ये 0.80 को पास डिक्लेयर करने वाला है, ठीक है। और अगर आपने थ्रेशोल्ड ये रखा है कि भैया 90 से नीचे वाले सबको फेल करो, सॉरी, हाँ 90 से नीचे वाले सबको फेल करो, तो फिर ये फेल हो जाएगा। तो ये थ्रेशोल्ड आप डिसाइड करते हैं, ठीक है। मेरा समझाने का मतलब था कि अगर ये एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड होगा, तो ये सिग्मॉइड नंबर को रिसीव करेगा। नंबर को रिसीव करने के बाद ये प्रोबेबिलिटी देगा कि कोई चीज होगी या नहीं होगी। अब इसको समझते हैं कैसे काम करता है ये, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मूला ये है। अब अगर आप फॉर्मूले को समझ जाएंगे तो 1/1 प्लस ई माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस एक्स वो नंबर है जो उसको रिसीव होगा, ठीक है। ध्यान देना, वो नंबर है जो उसको रिसीव होगा, बेसिकली ये नंबर 50। यहाँ पे जो 50 है ना जो उसको रिसीव हुआ, तो यहाँ पे ये एक्स वही नंबर है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो आप इसको रिसीव होने वाला है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। अब हम सिग्मा को कब यूज करते हैं, जब कोई भी नंबर को हमको क्या करना पड़ता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम में सॉल्व करना पड़ता है। अब मैंने आपको बताया कि ये क्या देता है, हमेशा प्रोबेबिलिटी देता है। क्या देता है, प्रोबेबिलिटी। और अगर आपने हल्की फुल्की भी प्रोबेबिलिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी की जो कम से कम वैल्यू होती है वो 0 कि बिल्कुल पास नहीं होगा, और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है, कि हाँ 100% पास हो जाएगा। तो ये सिग्मॉइड कभी भी आउटपुट में 0 से कम वैल्यू नहीं देने वाला, 1 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं देने वाला, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, ये 0 से कम नहीं देगा, 1 से ज़्यादा नहीं देगा। इसीलिए इसका जो ग्राफ है वो देखो कहाँ से 1 1 में कांस्टेंट हो जा रहा है। अगर मैं पेन चेंज करके बताऊं तो 1 पे क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, देखो यहाँ पे। उसके बाद ये इसी में चलता जाएगा 1 से ऊपर, 1 से यहाँ कभी नहीं जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा सीधी सीधी। वैसे ये 0, यहाँ पे देखो 0 लिखा है ना, 0 पे ही रहेगा हमेशा जिंदगी भर, ये ऐसे रहेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। अब बीच में इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। इनफाइनाइट बोले तो 0.012 012 या फिर कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। बस मेन मकसद ये है कि 0 से कम नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी देगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि एक्टिवेशन फंक्शन अगर सिग्मॉइड होगा और इनपुट में अगर इसको नंबर मिलेगा तो उस नंबर को देख के प्रोबेबिलिटी बताएगा, ठीक है। अब कैसे बताएगा, मान लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आपका सिग्मॉइड का फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका सिग्मॉइड का फॉर्मूला है। अब इस सिग्मॉइड को अगर जो इनपुट मिला वो -3 मिला, इनपुट कहाँ मिलेगा आपको फिर से अगर मैं समझाऊं, तो ये रहा। यहाँ से मतलब ये इनपुट देने के बाद, वेट को कैलकुलेट करने के बाद, यहाँ पे वेटेड सम करने के बाद, उसके बाद एक बायस ऐड करने के बाद, अगर यहाँ पे जो नंबर आया वो -3 है, तो ये -3 किसको मिलेगा, इस एक्टिवेशन फंक्शन को मिलेगा, ठीक है। ये समझना कि यहाँ पे इनपुट ये वाला इनपुट नहीं है, यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन वाला इनपुट है, ठीक है। मैं बार बार इस चीज पे जोर कर रहा हूँ क्योंकि कहीं आपको ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये वाला इनपुट और ये वाला इनपुट सेम ही, तो नहीं। ये वाले इनपुट आप प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे ये वेटेड सम, वेटेड सम प्लस बायस होने के बाद इसको जो मिलता है वो अलग इनपुट है, ठीक है। वो एक्टिवेशन फंक्शन का इनपुट है, ठीक है। इस यहाँ पे ना ये जो लिखा है ना एक्स, तो ये वाला इनपुट है जो एक्टिवेशन फंक्शन को मिलेगा -3, ये वाले नहीं है, ठीक है। तो अब जब ये -3 मिलेगा, -3 यहाँ मिलेगा, तो -3 इस एक्टिवेशन फंक्शन को मिलेगा। और ये कौन सा फंक्शन है, सिग्मॉइड। और सिग्मॉइड का फॉर्मूला पता है, 1/1 प्लस ई माइनस एक्स, यही फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स की जगह क्या आएगा, देखो एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस और आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 + 1 ई की पावर -x है, तो एक माइनस तो आएगा ही, और एक माइनस माइनस का 3 का आ रहेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3, 1 + ई की पावर 3 हो जाएगा। और ई की वैल्यू मेरे ख्याल से आपको पता होगी, मैथ्स अगर आपने पढ़ी है तो क्या होगी, 1/1 + 2.7
इसको 2.7 पावर 3। जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये नंबर आ रहा है, आपका ये नंबर आएगा, ठीक है। वैसे ही आप अगर -1 देते तो आपका ये नंबर आता, आप 0 देते तो आपका ये नंबर आता, आप 1 देते तो आपका ये नंबर आता। ये सिंपल कैलकुलेशन करिए, ये 3 देते तो ये नंबर आता, ठीक है। तो बेसिकली अलग-अलग इनपुट के लिए ये अलग-अलग नंबर दे रहा है, ठीक है। और यही नंबर प्रोबेबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोबेबिलिटी जैसे इसका मतलब हो गया 73%, ठीक है। आपको मैथ्स आती है तो पता होगा, ये हो गया 95%, ठीक है। समझ में आया? गुड। आपको अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक, 0 से 1 तक तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है। और आपको एक और चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि जितना ये दूर जा रहा है एक्स एक्सिस पॉजिटिव में जा रहा है, उतना ही 1 होने के चांस ज़्यादा हैं। मतलब जितना, इसको मिटाते हैं, जितना बड़ा ये नंबर होगा, यहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शन को मिलेगा, मान लो 1000, तो एक्टिवेशन फंक्शन जो प्रोबेबिलिटी देगा उसके ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा है, मतलब 1 के पास होने के चांसेस ज़्यादा है। जितना नेगेटिव ये नंबर होगा, उतना ही 0 होने के चांस ज़्यादा है। अगर आपको ग्राफ रीड करना आता है तो मे बी आप समझ पा रहे होंगे कि जितना ये नेगेटिव है तो ये 0 के पास है, जितना ये पॉजिटिव है उतना ही 1 के पास है, ठीक है? तो इसलिए आपको ये चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी कि जितना ये नेगेटिव है, प्रोबेबिलिटी उतनी कम है। ठीक है, 1 पे प्रोबेबिलिटी देखो थोड़ी-सी बढ़ गई, 0 पे प्रोबेबिलिटी 0.5, 1 पे प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई, 3 पे प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई। तो जैसे-जैसे पॉजिटिव जा रहा है नंबर, वैसे-वैसे वो 1 के पास जा रहा है, ठीक है? और अगर आपका x बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे 100 ले लिया इसने, तो 100 के केस में क्या हो जाएगा, e की पावर -100, और e की पावर -100 का मतलब हो गया 1 अपॉन में 2.7 की पावर 100, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन में 2.74। तो ये तो बहुत ज़्यादा इनफिनिट नंबर होगा, इसको 0 ही मान लेते हैं डिवाइड करने के बाद। तो आ जाएगा 1, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू के लिए तो ये 100% बोल देगा कि हाँ, बच्चा पास है या फेल है, ठीक है? वैसे ही अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा तो उस केस में 0 बोल देगा ये। तो इस तरीके से सिग्मॉइड क्या करता है, किसी भी इनपुट को 1 से 0 के बीच में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक ऐसा प्रोबेबिलिटी काम करती है, ठीक है? तो ये मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कि ये कन्वर्ट करता है किसी भी वैल्यू को 0 से 1 के बीच में, और इसको हम प्रोबेबिलिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी देता है, इसीलिए सिग्मॉइड को हम यूज़ करते हैं कहाँ पे? आउटपुट वाली लेयर में। ये ध्यान रखना, किस किस लेयर में? आउटपुट वाली लेयर में। अब आउटपुट लेयर क्या है, तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि ये जो हमारे थे ना न्यूरल नेटवर्क, इसमें ये थी हमारी इनपुट लेयर, ये थी आपकी हिडन लेयर, और ये सॉरी ये भी हिडन लेयर थी। गड़बड़ हो गई, रुको। ये हमारी इनपुट लेयर थी, और ये हमारी हिडन लेयर थी, और ये थी आपकी आउटपुट लेयर। तो यहाँ पे सिग्मॉइड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो हमें आउटपुट में ही चाहिए ना, कोई चीज़ है या नहीं है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे सिग्मॉइड का, और यहाँ पे अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो इसके अंदर रेलू या ली की रेलू का इस्तेमाल करता था। मतलब ये पूरा न्यूरल नेटवर्क बना तो परसेप्ट्रॉन से ही है, हर एक पार्ट परसेप्ट्रॉन है, लेकिन हर एक परसेप्ट्रॉन का जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो अलग-अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लेयर। इनपुट लेयर का अलग हो सकता है, हिडन लेयर का अलग हो सकता है, आउटपुट लेयर का। जैसे यहाँ पे आउटपुट लेयर का सिग्मॉइड हो सकता है, हिडन लेयर का रेलू हो सकता है, ठीक है? तो आगे चलते हैं हम। ये हमने सिग्मॉइड समझा, ठीक है। सिग्मॉइड का रिकैप कर लें तो सिंपल एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आउटपुट रेंज 0 से कम नहीं जाएगा, 1 से बड़ा नहीं जाएगा, और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, आउटपुट लेयर में इस्तेमाल होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन, यस या नो वाली प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। अगला आता था 10H, हाइपरबोलिक टेंजेंट बोलते हैं जिसको हम। अब ये जैसे हमारा जो सिग्मॉइड था ना, वो किसी भी नंबर को आप एक्टिवेशन फंक्शन को दे रहे थे, और एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा, सिग्मॉइड था। तो ये 0 से 1 के बीच में ला रहा था उसको हमेशा। वैसे ही आपका 10H हमेशा -1 से 1 के बीच में लाएगा। किसके बीच में लाएगा? -1 से 1 के बीच में लाएगा। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसकी रेंज हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रहेगी। ठीक है? तो ये सिग्मॉइड से थोड़ा-सा अलग है। सिग्मॉइड हमेशा आउटपुट कहाँ से देगा? 0 से 1 के बीच में। ठीक है? लेकिन 10H कहाँ देगा? हमेशा -1 से 1 के बीच में। ठीक है? अब ये -1 से 1 के बीच में जो नंबर देगा ना, वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है? तो मतलब ये क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होने वाला है। ठीक है? क्लासिफिकेशन के लिए आप सिग्मॉइड का इस्तेमाल करोगे, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, और होगा भी तो आउटपुट में तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी दे ही नहीं रहा। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये होता है हिडन लेयर्स में इस्तेमाल। ठीक है? आप फिर से हिडन लेयर आप पीछे जाके देख सकते हैं, जो बीच वाली लेयर होती है, जो पैटर्न को खोजती है, उसी को हम हिडन लेयर बोलते हैं। ठीक है? ये मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है? तो अगर आप इस डायग्राम को देख पाएँ, तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि -1 पे वैल्यू फिक्स होगी, ना ऊपर जा रही है, नीचे 1 पे वैल्यू फिक्स होगी, और बाकी -1 से 1 के बीच में इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल हैं। यहाँ से यहाँ तक आप कितनी वैल्यूज ले सकते हो रैंडमली, ठीक है। और आपको ये भी चीज दिख रही होगी कि जितना पॉजिटिव नंबर है उतना ही 1 के पास है, जितना नेगेटिव नंबर है उतना ही वो -1 के पास है। इसका क्या मतलब है कि जितना इनपुट, x इनपुट होगा, फिर से y क्या होगा, फिर से हमारा आउटपुट होगा। ठीक है? जितना इनपुट बड़ा होगा उतना y के 1 होने के चांसेस ज्यादा हैं। जितना छोटा होगा x हमारा,
एक्स मतलब इनपुट, जितना छोटा होगा उसके -1 होने के चांस उतने ही ज़्यादा हैं। ठीक है, लार्ज नेगेटिव वैल्यू एक्स की तो -1 होगा, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू एक्स की तो +1 होगा, और जब 0 है, 0 पे तो 0 ही होगा क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है ये, ठीक है? ये बात को समझ में आएगी। अब फिर से वही चीज़ है, कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं फिर से कि अगर आप उसको सॉल्व भी करना चाहते हैं, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो -3 है, ये वाला इनपुट है जो कैलकुलेशन होने के बाद आएगा। अब ये जो परसेप्ट्रॉन है, कौन-सा वाला परसेप्ट्रॉन होगा? डेफिनिटली कौन-सा वाला होगा? हिडन लेयर्स वाला होगा। कौन-सा वाला होगा? हिडन लेयर्स वाला। इसमें फिर से इनपुट्स मिलेंगे, ठीक है? इनपुट्स मिलने के बाद वेट होगा, यहाँ पे वेटेड सम होगा, वेटेड सम के बाद बायस आएगा, और उस बायस को ऐड होने के बाद मान लो -3 आया। अब ये -3 किससे पास होगा? आपका एक्टिवेशन फंक्शन से पास होगा, और ये एक्टिवेशन फंक्शन कौन-सा होगा? ये आपका 10H होगा। तो 10H क्या करेगा? इस फॉर्मूले को लगाएगा, ठीक है? अब फिर से E की वैल्यू क्या होगी? 2.7, इसके ऊपर क्या आएगी? -3, माइनस ये वाला माइनस यहाँ आएगा E, फिर माइनस, फिर एक और माइनस का 3 अपॉन में 2.7 की पावर 3 प्लस 2.7, और यहाँ पे मैंने 2.7 पुट ही नहीं किया, सॉरी, इसको पुट करना था। इरेज़र यहाँ पे हम पेन, ठीक है? यहाँ पे फिर से 2.7 आएगा, और यहाँ पे भी 2.7 आएगा, माइनस फिर से एक और माइनस का 3। तो आप देख सकते हो ये सब नंबर ही तो है, नंबर को कैलकुलेट करने के बाद आपको कुछ ये आंसर आएगा। तो आप देख ही रहे हो कि जितना नेगेटिव नंबर था, जितना नीचे की तरफ था नेगेटिव, उतना ही किसके पास है? -1 के पास है। अब आपने इसको थोड़ा कम कर दिया नेगेटिव नंबर, तो ये थोड़ा पॉजिटिव की तरफ टर्न हो रहा है, ठीक है? 0 पे तो 0 ही होगा, और 1 देंगे तो फिर से यहाँ x की जगह क्या होगा? यहाँ पे 1 पुट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x है बेसिकली वो एक्टिवेशन फंक्शन का इनपुट है, इसका इनपुट है। यहाँ पे जो इसको मिल रहा है वेटेड सम होने के बाद। 3 पे देखो ये 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से जो आपका 10H एक्टिवेशन फंक्शन होता है वो सिग्मॉइड से अलग होता है, क्योंकि 10H में जो वैल्यूज होंगी वो -1 से 1 के बीच में ही होंगी, और ये जो आपका 10H एक्टिवेशन फंक्शन होता है ये आपके हिडन लेयर के परसेप्ट्रॉन में इस्तेमाल होता है, ठीक है? हिडन लेयर के परसेप्ट्रॉन में इस्तेमाल होता है। अब कहीं पे आपको शायद थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी कि सॉरी, वो जो पहला था रेलू और लीकी रेलू भी तो हिडन लेयर में इस्तेमाल होते थे, तो इसमें क्या अलग है? तो वो जब न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे उसमें तभी डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क बहुत सारे तरीके के होते हैं, CNN पढ़ा होगा आपने, RNN पढ़ा होगा, DNN होता है, तो हर तरीके के अलग अलग न्यूरल नेटवर्क में अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, तो वो तब ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आप एक्टिवेशन फंक्शन समझ लो कि किस तरह से इनपुट लेते हैं, क्या आउटपुट देते हैं, बस। ठीक है, अगला आ गया आपका लास्ट, मेरे ख्याल से लास्ट ही होना चाहिए क्योंकि 4 पे हमने बात कर ली। चौथा मतलब सॉरी 5th है आपका सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन। सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन ये आपका काम आता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो जैसे बाइनरी क्लासिफिकेशन था उसमें 2 ही सॉल्यूशन अवेलेबल थे, यस या नो वाले। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में 2 से ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप अगर किसी पर्सन से सर्वे पूछ रहे हो, यस या नो, या फिर मान लेते हैं कि वो कुछ नहीं कहना चाहता है वो, ठीक है? तो उसको न्यूट्रल मान लेते हैं, वो ना यस में ना नो में। तो इस केस में 3 आंसर पॉसिबल हैं। तो इसको बोलते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। और आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो बेसिकली अगर मान लो कि डॉग है या फिर कैट है या फिर हॉर्स है, तो ये भी मल्टी क्लास है क्योंकि इसमें 3 सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, ठीक है? तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बेसिकली जिसमें 2 से ज़्यादा आउटपुट हो सकते हैं, उसको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन फंक्शन ये भी क्योंकि क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो फिर से मैं यही बोलूँगा कि ये भी जो आउटपुट देगा, वो फिर से क्या होंगी? प्रोबेबिलिटीज़ ही होंगी, ठीक है? उन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड होगा कि जो आउटपुट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो अभी समझ जाओगे थोड़ी देर में, ठीक है? सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन फंक्शन है जो कि क्या करता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देता है। इसकी वैल्यू भी कहाँ से लाई करेगी? 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। क्यों? क्योंकि ये भी क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि ये भी क्या देगा, 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी देगा कि कोई भी इमेज, जैसे मान लेते हैं ये कैट है, ये डॉग है और यहाँ पे हॉर्स है। अब सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन बोलेगा कि कैट होने के चांसेस है 0.3, डॉग होने के चांसेस है 0.2, और बचा कितना? 0.5, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि हॉर्स होने के चांसेस ज़्यादा बता रहा है। 50% बोल रहा है कि हॉर्स है, 20% बोल रहा है कि डॉग है, 30% बोल रहा है कि कैट है। तो अब हम अगर सबसे ज़्यादा वाले को देखें थ्रेशोल्ड के हिसाब से, तो हम बोल देंगे कि भैया ये हॉर्स है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन फंक्शन क्या देता है? तीनों ही क्लास की क्या देगा मुझे? प्रोबेबिलिटी देगा। अगर 3 से ज़्यादा क्लास है तो हर एक क्लास की प्रोबेबिलिटी देगा। अब एक और चीज़ जो आपको नोट करनी है कि यहाँ पे इन तीनों ही क्लास की एंड में जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसका अगर सम करें तो 1 आना चाहिए। फिर से आपने अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही होनी चाहिए सारी क्लासेस की, सम करने के बाद, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके से लास्ट में जो सम आएगा वो 1 ही होगा, ठीक है? तो कहाँ पे इस्तेमाल होता है? तो डेफिनिटली आउटपुट लेयर में इस्तेमाल करेंगे। आउटपुट लेयर आपको याद है ना, फिर से वही इनपुट लेयर थी, हिडन लेयर थी, यहाँ पे आउटपुट लेयर, और आउटपुट लेयर हमको प्रोबेबिलिटी देगी। उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि कोई भी चीज़ डॉग है, हॉर्स है, मतलब वही 3 क्लासेस वाला। तो आउटपुट लेयर में, और कहाँ पे? जहाँ पे 2 से ज़्यादा क्लासेस पॉसिबल होती हैं।
ठीक है? तो इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब फिर से अगर आप इसके फ़ॉर्मूले में जाएँ, तो ये इसका फ़ॉर्मूला है। ठीक है? इसमें आपको दिख रहा होगा फिर से एप्सिलॉन लाइन का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ भी एप्सिलॉन लाइन है। इसको एक बार लगा के दिखाएँगे। उससे पहले मेरे को ये समझाना है कि जो आपका एक मिनट कलर चेंज करूँ, हाँ, ब्लू ले लेते हैं, ठीक है? जो आपका सॉफ्ट मैक्स है वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को। अब ये आपके हो गए इनपुट लेयर, यहाँ पे इनपुट लेयर। ये बीच के आगे हो गया आपकी हिडन लेयर। यहाँ इनपुट लेयर में कोई भी परसेप्ट्रॉन, कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन, यहाँ पर भी कोई भी परसेप्ट्रॉन, कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन। लेकिन ये जो आपकी लास्ट वाली लेयर है, यहाँ पे अगर मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो केवल सॉफ्ट मैक्स का ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सॉफ्ट मैक्स, ये सॉफ्ट मैक्स, ये सॉफ्ट मैक्स, ठीक है? यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स क्या दे रहा है? 3 प्रोबेबिलिटी आपको देगा, ठीक है? क्योंकि 3 ही क्लासिफाई करने हैं फिलहाल हमें। अगर आपको 4 क्लासिफाई देते तो यहाँ पे 4 होते हैं, ठीक है? समझ पा रहे होंगे सर, 4 क्लासिफिकेशन मतलब जिसमें 4 होंगे, डॉग, कैट, हॉर्स, गोट। तो ये 4 क्लासिफिकेशन होंगे। उस केस में यहाँ पे एक और सॉफ्ट मैक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये सॉफ्ट मैक्स हमको क्या देगा? प्रोबेबिलिटी देगा, ठीक है? तो इस तरह आउटपुट की लेयर में इस्तेमाल होता है इसका। अब ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है? मान लेते हैं कि हमारे जो न्यूरल नेटवर्क है ना, उसने जो आउटपुट दिया किसको? एक्टिवेशन फंक्शन को, वो ये दिया 2 1 1 0.1, ठीक है? अब ये आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पे बना के ही समझाना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है? हाँ, यहाँ पे मान लेते हैं। हमारे पास क्या था? इनपुट्स होते थे x1 x2 x3 ऐसे होते थे। ठीक है? उनके बाद वेट्स होते थे W1 W2 W3। यहाँ पे होता था आपका वेटेड सम। ठीक है? वेटेड सम के बाद आता था आपका एक्टिवेशन फंक्शन। यहाँ पे आता था ना एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है? अगर आपको याद हो तो यहाँ पे आता था एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है? और इस वेटेड सम में बायस भी ऐड करते थे, यहाँ पे बी लिख देते हैं। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ तक होने के बाद इसको जो नंबर मिल रहा है, इस एक्टिवेशन फंक्शन को मिल रहा है वो ये है। ठीक है? तो ये आपका आउटपुट है बेसिकली, सॉरी इनपुट है किसका? एक्टिवेशन फंक्शन का। अब इसको जो नंबर मिल रहा है वो ये मिल रहा है 2 1 0.1। ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये होगा अप टू 1 और 0.1। इसका काम है ना कि इस नंबर को देख के अरे यार ये इरेज नहीं करना था, कंट्रोल जेड होगा, नहीं होगा अब तो, सॉरी। हाँ, दोबारा से। तो ये एक्टिवेशन फंक्शन जो होगा ना, इसका काम क्या है कि 2 1 और 0.1 को किसमें कन्वर्ट कर देना? प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देना। क्योंकि 3 क्लासेस हैं, 3 क्लासेस मतलब मान लेते हैं वही कैट, डॉग, रैबिट। तो 3 प्रोबेबिलिटी देगा यहाँ पे ये, 1 2 3, 3 प्रोबेबिलिटी देगा ये, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर भी समझा रखा है कि मान लो इनपुट लेयर है, इनपुट लेयर में कोई भी न्यूरॉन हो सकते हैं, हिडन लेयर है फिर आपके पास, और जो आउटपुट लेयर है उसमें सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। इसको आप पढ़ लोगे समझ में। तो अब क्या होगा कि इसको इनपुट्स लेगा एक्टिवेशन फंक्शन और इस फॉर्मूले में डालेगा। क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो कौन सा वाला है? ठीक है, आपका सॉफ्ट मैक्स है। सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन है और सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला होता है। तो इस फॉर्मूले में डालेगा। अब ये फॉर्मूला क्या बोलता है? ई की पावर जेड, मतलब जो भी आपका नंबर है उसको ई की पावर में दे दो। तो ई की पावर 2 हो जाएगा, ई की पावर 1 हो जाएगा और ई की पावर 0.1 हो जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ई फिर से 2.7 होगा, 2.7 का आप स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा, यहाँ पे फिर 2.7 आ जाएगा, यहाँ पे 1.05 आएगा। तो ये तो आपका न्यूमिनेटर हो गया तीनों के। अब उसका डिनोमिनेटर में क्या बोल रहा हूँ? डिनोमिनेटर बोल रहा है कि सम कर दो, जितने भी आउटपुट आए इन सबका सम कर दो। मतलब ये जो भी आउटपुट आए ना 7.39 2.7 इन सब का क्या कर दो? सम कर दो। तो इन सब का सम करना पड़ेगा आपको। और क्या आ गया सम? 11.25, ठीक है, 11.205। इसको आपको क्या करना है? बीच में क्या दिख रहा है आपको? डिवाइड। तो आपको डिवाइड कर देना है। पहले आप डिवाइड करोगे 7.39 को इस सम से, फिर 2.71 को इस सम से, फिर 1.105 को फिर इस सम से। तो जब आप डिवाइड करेंगे ना इन सम को इसके डिनोमिनेटर से, टोटल के सम से, ठीक है, तो आपको 3 प्रोबेबिलिटी मिल जाएंगी यहाँ पे। अब आपको दिख रहा होगा कि जो पहली वाली क्लास है ना, इसको इसने 65% चांस दिए हैं, दूसरी वाली क्लास को 24% दिए और तीसरी क्लास को तो 1% दिया लगभग लगभग। तो मतलब पहली क्लास जो भी है, अब ये पहली क्लास का मतलब यहाँ पे पहला जो आउटपुट है, अगर ये कैट है या फिर डॉग है या फिर कुछ भी है, उसके चांसेस होने के सबसे ज्यादा हैं। ठीक है? अगर मान लेते हैं कि ये पहला कैट के लिए था, तो कैट के होने के चांस 65% है, डॉग के होने के चांस यहाँ पे 24% है, रैबिट तो खैर है ही नहीं। ठीक है? तो इसने सॉफ्ट मैक्स ने बेसिकली हमको 3 प्रोबेबिलिटी दे दी और इसका आप अगर सम करोगे तो आपका 1 आएगा। ठीक है? और यही चीज़ यहाँ पे आपको लिखी हुई है कि ये हमेशा वैल्यू रिटर्न करता है किसका? 0 से और 1 के बीच में, और सबका सम क्या होता है? 1। और ये हमें अलग-अलग प्रोबेबिलिटी देता है। ठीक है? इस तरीके से सॉफ्टमैक्स काम करता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि अगर आपके पास बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब यस या नो, केवल 2 आउटपुट, तो सिग्मॉइड का इस्तेमाल करेंगे हम। सिग्मॉइड कहाँ पे? आउटपुट लेयर में। सॉरी। और अगर हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, तो उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सॉफ्ट मैक्स का, क्योंकि ये भी हमें प्रोबेबिलिटी देगा। ठीक है? समझ में आया आपको? तो
तो चलो एक टेबल हमने बनाई है जिसमें हमने कंपैरिजन किया है, तो ये फॉर्मूला है। सबसे पहले सिग्मा 2 का फॉर्मूला, सॉफ्टमैक्स का फॉर्मूला, रेलू का फॉर्मूला, 10H का फॉर्मूला और ली के रेलू का फॉर्मूला। ठीक है, इसका आउटपुट कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। सिग्मॉइड प्रोबेबिलिटी देता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, 0 से 1 के बीच में। कहाँ के लिए इस्तेमाल होता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। वैसे ही हमारा जो सॉफ्ट मैक्स होगा वो भी प्रोबेबिलिटी देता है, तो हमेशा कहाँ वैल्यू होगी, 0 से 1 के बीच में। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी देता है तो ये भी किसके लिए इस्तेमाल होगा, क्लासिफिकेशन। लेकिन कौन सी क्लास है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए। रेलू रेलू क्या करता था, नेगेटिव को नहीं जाने देता था, पॉजिटिव को जाने देता था। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, 0 से कम पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव कितना भी हो सकता है। कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हिडन लेयर्स में इस्तेमाल होता है, CNN या DNN। ठीक है, उसके अलावा 10H, 10H क्या करता था हमारे, माइनस से 1 के बीच में नंबर देता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये क्या करता है, -1 से 1 को, मतलब जो भी इनपुट्स होंगे, जो भी एक्टिवेशन फंक्शन को जो इनपुट मिलेंगे, -30 या +30, उसको ये डाउन करके -1 से 1 के स्केल में ले आएगा। ठीक है, ये आपका 10H का काम होता था। उसका ली के रेलू बेसिकली रेलू का छोटा भाई है, मतलब बड़ा भाई है। और रेलू के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो ली के रेलू के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। ये 0 को पास होने देता है, लेकिन बस सॉरी 0 नहीं, नेगेटिव नंबर को पास होने देता है। बस नेगेटिव नंबर को बहुत डिमिनिश होके पास करता है ये। अगर आपको आपने -100 दिया था, उसको 1 बना के पास करेगा, -1 बना के पास करेगा। ठीक है, ये भी हिडन लेयर में इस्तेमाल होता है। उसके बाद जीरो सेंटर्ड की अभी यहाँ जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएबल तो आपको तब काम आएगा जब आप ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ोगे या बैक प्रोपगेशन पढ़ोगे। उस टाइम पे मैं आपको समझाऊंगा डिफरेंशियल का मतलब यहाँ पे क्या है। कंप्यूटेशनल कॉस्ट, कितनी ज्यादा मेमोरी इस्तेमाल करेगी आपका कंप्यूटर की, तो थोड़ी बहुत इस्तेमाल करेगी। कोई छोटा सा ही फॉर्मूला है, ज़्यादा फ़ॉर्मूला है, क्योंकि भैया पहले आपको ऑप्शन आउट कैलकुलेट करना है तीनों क्लास का। और अगर ज़्यादा क्लास है तो उतने ज़्यादा बार, और उसका सम भी करना है, और फिर सबको डिवाइड भी करना है साइमल्टेनियसली। तो थोड़ी बहुत ज़्यादा है। इसमें तो 2 ही नंबर से भी इसे चूज़ करना है, ये बड़ा है या ये बड़ा, तो लो है। इसकी मीडियम है, इसकी लो है। ठीक है? इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी देता है, ये भी प्रोबेबिलिटी देता है। ये आपका फास्ट है, स्पार्स एक्टिवेशन। स्पार्स बेसिकली मतलब ये है कि 0-0 बना देता है मैक्सिमम न्यूरॉन को कई बार। ठीक है? और ये रेलू की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है? और सिमेट्रिक अराउंड 0 का मतलब है कि यहाँ पे 0 से निकलता है, ये 1 से -1 के बीच में रहता है। ये इसका मतलब है 0 सेंटर्ड सिमेट्रिकल अराउंड 0, मतलब 0 के इधर भी उतना ही, 0 के इधर भी उतना ही। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो मेरे ख्याल से आपको इस तरीके से एक्टिवेशन फंक्शन के बाद थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। अगर थोड़ा बहुत आइडिया लगा है तो भी बेटर है, और अगर नहीं लगा है तो जब मैं न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा तो उस टाइम पे इन वीडियो को आके वापस देख लेना, तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज like this video, subscribe to my channel, as will definitely give me motivation to make these kind of videos again in future. So see you in the next video. Bye bye.